आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के सबसे फंडामेंटल और पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक के बारे में, सप्लाई और डिमांड जोन। मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या होते हैं, प्राइस को कैसे असर करते हैं, चार्ट पर इन्हें सही तरीके से कैसे मार्क करना है और सबसे जरूरी साइकोलॉजी क्या है जिसकी वजह से प्राइस इन जोन्स पर रिएक्ट करती है। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई और डिमांड जोन्स को कैसे पहचानें, वीक जोन्स को कैसे फिल्टर करें और इन्हें हायर एक्यूरेसी के साथ कैसे ट्रेड करें। अगर ये सब आपके लिए यूजफुल है तो लाइक बटन दबाएं चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स से। ट्रेडिंग में हर प्राइस मूवमेंट सिर्फ एक सिंपल फोर्स से चलती है, बायर्स और सेलर्स के बीच का बैलेंस। जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो प्राइस ऊपर जाती है क्योंकि बायर्स को ऊंची प्राइसेस एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। इसके उलट जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है तो प्राइस नीचे आती है क्योंकि सेलर्स को कम प्राइसेस एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। यह बेसिक इकोनॉमिक्स है जो हर मार्केट में लागू होती है, चाहे वो स्टॉक्स हो, फॉरेक्स हो या कमोडिटीज। अगर हम कैंडल्स पर वॉल्यूम फुटप्रिंट लगाएं तो यह प्रोसेस और भी साफ समझ आ सकता है। वॉल्यूम फुटप्रिंट दिखाता है कि हर प्राइस लेवल पर कितनी बाइंग और सेलिंग हुई कैंडल के अंदर। अगर बायर्स ज्यादा एग्रेसिव हैं तो हमें बाइंग साइड पर ज्यादा वॉल्यूम दिखेगा, मतलब ट्रेडर्स ऊंची प्राइसेस पर बाय करने के लिए तैयार थे। अगर सेलर्स ज्यादा एग्रेसिव हैं तो सेलिंग साइड पर ज्यादा वॉल्यूम दिखाई देगा। यह बताता है कि ट्रेडर्स कम प्राइसेस पर सेल करने को तैयार थे। सीधी भाषा में कहें तो प्राइस तब ऊपर जाती है जब बायर्स ऊंची प्राइसेस देने को तैयार होते हैं, और प्राइस तब नीचे आती है जब सेलर्स कम प्राइसेस लेने को राजी होते हैं। यही वो मैकेनिज्म है जिससे मार्केट में सारी प्राइस मूवमेंट्स होती हैं। अब सवाल यह है कि चार्ट पर सप्लाई और डिमांड जोन्स क्या होते हैं। डिमांड जोन एक ऐसा एरिया होता है जहां पहले बायर्स मार्केट में घुसे थे और उन्होंने प्राइस को ऊपर धकेला था। इसी तरह सप्लाई जोन वो एरिया होता है जहां सेलर्स ने मार्केट में एंट्री ली थी और प्राइस को नीचे धकेला था। ये जोन्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि मार्केट अक्सर याद रखती है कि कहां जोरदार बाइंग या सेलिंग हुई थी। जब प्राइस वापस सप्लाई जोन पर आती है तो सेलर्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं और संभावना है कि प्राइस को नीचे धकेल दें। जब प्राइस डिमांड जोन को दोबारा छूती है तो बायर्स फिर से सक्रिय हो सकते हैं जो प्राइस को ऊपर उठा सकते हैं। सीधे शब्दों में समझें तो डिमांड जोन्स संभावित सपोर्ट की तरह काम करते हैं और सप्लाई जोन्स संभावित रेजिस्टेंस की तरह। ये जोन्स हमें चार्ट पर वो एरियाज पहचानने में मदद करते हैं जहां प्राइस बेतरतीब घूमने की बजाय रिएक्ट करने की ज्यादा संभावना रखती है। लेकिन यहां एक अहम बात है, हमें एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग देखनी चाहिए जब हम सप्लाई और डिमांड पहचान रहे हों, न कि धीमी साइडवेज मूवमेंट। स्ट्रॉन्ग जोन आमतौर पर इंपल्सिव प्राइस मूव्स से बनते हैं जो बायर्स और सेलर्स के बीच साफ असंतुलन दिखाते हैं। अब बात करते हैं कि इन जोन को चार्ट पर सही तरीके से कैसे मार्क करें। सबसे पहले ज्यादा ऑब्जेक्टिव होने के लिए हमें 3 लगातार ग्रीन मोमेंटम कैंडल्स देखनी चाहिए किसी एरिया को डिमांड जोन मार्क करने से पहले। इसी तरह 3 लगातार रेड कैंडल्स जिनमें बड़ी बॉडीज हों और स्ट्रॉन्ग पुश डिस्टेंस हो, वो एक अच्छा सप्लाई जोन बनाता है। इसकी वजह यह है कि हमें वो एरिया पहचाननी है जहां ट्रेडर्स ने पहले दिलचस्पी दिखाई थी, न कि सिर्फ छोटी मोटी हलचल। अब जब हम सप्लाई और डिमांड जोन की रेंज को चार्ट पर मार्क करते हैं तो सबसे जरूरी नियम यह है कि उस एरिया पर ध्यान दें जहां से चाल शुरू हुई थी। मूव की शुरुआती जगह को मार्क करना काफी हद तक कैंडल फॉर्मेशन पर निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं कुछ आम तरीके इन जोन्स को मार्क करने के। अगर हमारी ताजा इंपल्सिव मूव ऊपर की तरफ है तो जिस ग्रीन कैंडल ने यह मूव पैदा की उसे हम डिमांड जोन मार्क करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि फैसले इसी कैंडल के दौरान लिए गए थे। जब प्राइस इस एरिया पर वापस आएगी हम उम्मीद करते हैं कि इस जोन के अंदर कहीं रिजेक्शन मिलेगी। एक और आम तरीका है आखिरी रेड कैंडल को मार्क करना बुलिश मूव से पहले। यह कैंडल मार्केट में आखिरी सेलिंग प्रेशर को दर्शाती है। हम इस एरिया को डिमांड जोन मार्क करते हैं क्योंकि जब प्राइस सप्लाई के ऊपर टूटती है तो वो डिमांड में बदल जाती है। जब प्राइस इस एरिया पर वापस आती है हम एक रिएक्शन की उम्मीद करते हैं जो रिजेक्शन या कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ ले जा सकता है। कुछ केसेस में कैंडलस्टिक फॉर्मेशन तय करती है कि कौन सा एरिया चुनना बेहतर है। मिसाल के तौर पर अगर हम पहली रेड कैंडल को बेरिश मूव की शुरुआत मार्क करें तो हमें बहुत छोटा जोन मिलेगा जो शायद सप्लाई पहचानने का अच्छा तरीका नहीं है। इस केस में आखिरी ग्रीन कैंडल को मार्क करना
ज्यादा सही एरिया देता है। एक और अहम कंसेप्ट है विक, जहां डिमांड जोन कैंडल की विक से खींचा जाता है, क्योंकि यह दिखाता है जहां प्राइस रिजेक्ट हुई और मोमेंटम मूव शुरू हुई। मूव पहली ग्रीन कैंडल से शुरू नहीं हुई, ना ही पिछली रेड कैंडल से। यह विक के नीचे से शुरू हुई, जो हमारा डिमांड जोन बनाती है। विक्स चार्ट पर अहम प्राइस एक्शन सिग्नल्स हैं, क्योंकि ये उन एरियाज को हाईलाइट करती हैं जहां जोरदार प्राइस रिजेक्शन हुई थी। इन लेवल्स को मार्क करके हम अक्सर उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस फिर से रिएक्ट करेगी जब यह जोन को दोबारा छुएगी। यहां एक बहुत जरूरी बात है, चाहे आप कितनी भी सटीकता से सप्लाई और डिमांड जोन खींच लें, बिल्कुल उसी जोन से रिजेक्शन मिलना गारंटीड नहीं है। कभी कभी मार्केट डिमांड एरिया तक पहुंचने से पहले पलट जाती है और कभी कभी ज्यादा गहरी रिट्रेसमेंट की जरूरत होती है। तो हम छूटे हुए ट्रेड्स और स्टॉप लॉस हंट से कैसे बचें? छूटे हुए ट्रेड्स की संभावना कम करने के लिए आप अपनी एंट्री को डिमांड जोन की शुरुआत से एक स्प्रेड साइज ऊपर रख सकते हैं। इस तरह से प्राइस आपके बाय लिमिट को ट्रिगर कर सकती है, चाहे वो सिर्फ डिमांड जोन की नॉक को ही छुए रिजेक्शन से पहले। स्टॉप लॉस हंट से बचने के लिए आप अपने स्टॉप को थोड़ा ज्यादा जगह दे सकते हैं जब छोटे डिमांड जोन के साथ काम कर रहे हों। अगर बड़ा डिमांड जोन है तो जोन के बीच के करीब एंटर करने का सोचें और अपना स्टॉप लॉस उसके नीचे लगाएं। यह अप्रोच आपको बेहतर रिस्क मैनेजमेंट देता है और बेवजह के स्टॉप आउट से बचाता है। अब तक इस वीडियो में हमने बात की है कि सप्लाई और डिमांड जोन्स क्या होते हैं, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और चार्ट पर इन्हें सही तरीके से कैसे मार्क करना है। और अब हम आखिरकार जा रहे हैं सबसे अहम हिस्से पर, इन्हें असल में कैसे ट्रेड करना है। इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको 2 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा सप्लाई और डिमांड जोन्स को ट्रेड करने की। पहला सेटअप सिंगल टाइम फ्रेम इस्तेमाल करता है और दूसरा 2 टाइम फ्रेम्स इस्तेमाल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली स्ट्रैटेजी से। यह ट्रेडिंग प्लान बहुत सीधे साधे स्टेप्स फॉलो करता है। आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पर लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो और किसी भी मार्केट में। स्टेप 1 है मार्केट डायरेक्शन पहचानना, क्योंकि हम हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। यहां एक संक्षिप्त व्याख्या है कि इसे जल्दी से कैसे पहचानें। जब प्राइस एक 1 2 3 मूव बनाती है जिसके बाद एक ब्रेकआउट आता है तो हमें ट्रेंड मिलता है। अगर प्राइस सबसे ताजा स्विंग हाई के ऊपर फिर से टूटती है तो यह ट्रेंड कंटिन्यूएशन की पुष्टि करता है। जब तक प्राइस ताजा प्रोटेक्टेड स्विंग लो के ऊपर रहती है, मार्केट अप ट्रेंड में रहती है और हम तेजी वाले रहते हैं। अगर हमें एक और ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ, तो हम उस सबसे निचले बिंदु को मार्क करते हैं जो उस ब्रेकआउट की वजह बना एज द न्यू स्विंग लो। फिर से जब तक प्राइस इस लो को मानती है, हम खरीदारी के मौके देखते हैं। लेकिन अगर प्राइस प्रोटेक्टेड लो के नीचे टूटती है और बंद होती है तो हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है। इसका मतलब बायर्स ढांचे को संभालने में नाकाम रहे और सेलर्स काबू पा रहे हैं। यह संभावित पलटाव को दर्शाता है। इसके बाद हम ताजा सप्लाई जोन्स देखना शुरू कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रेड्स के लिए तैयार हो सकते हैं। स्टेप 2 है सप्लाई और डिमांड जोन्स पहचानना उन नियमों के आधार पर जो हमने वीडियो में पहले चर्चा किए। तो यहां मार्केट डायरेक्शन तेजी वाली है और हम बाय ट्रेड्स देख रहे हैं। बस ताजा डिमांड जोन को मार्क करें और जोन की शुरुआत पर बाय लिमिट लगाएं और अपना स्टॉप लॉस उसके नीचे सेट करें। अगर स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे बैठ जाए तो और भी अच्छा है। यह आमतौर पर ज्यादा सुरक्षित स्टॉप प्लेसमेंट देता है। टेक प्रॉफिट के लिए आप प्राइस के आगे के अगले अहम लेवल को निशाना बना सकते हैं। लेकिन अपनी ट्रेड को पक्का बनाने से पहले एक जरूरी चीज चेक करनी है। प्राइस के पास हायर टाइम फ्रेम पर अगले की लेवल तक पहुंचने से पहले कितनी जगह है। मिसाल के तौर पर इस केस में कल्पना करें कि अगर हम हायर टाइम फ्रेम पर जूम आउट करें और देखें कि प्राइस के पास अगले की लेवल तक पहुंचने से पहले काफी जगह है, तो ट्रेड लेना समझदारी है। दूसरी ओर कल्पना करें अगर प्राइस अभी अभी किसी बड़े हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस लेवल को छू चुकी है जिसमें मार्केट को पलटने की क्षमता है। उस हालत में बाय ट्रेड लेना जोखिम भरा होगा। ऐसे केसेस में अक्सर बेहतर होता है कंफर्मेशन का इंतजार करना या सेलिंग सेटअप्स देखना बजाय लॉन्ग ट्रेड को थोपने के। तो ये थी हमारी पहली स्ट्रैटेजी, साफ, सीधी और असरदार, सिर्फ एक टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हुए। अब चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और स्ट्रैटेजी नंबर 2 देखते हैं, जहां हम 2 टाइम फ्रेम्स को मिलाते हैं और भी बेहतर ट्रेड प्रिसीजन के लिए। हायर टाइम फ्रेम में हम वही कंसेप्ट्स लगाते हैं जो पहले चर्चा किए थे, सिर्फ एक फर्क के साथ। हम लोअर टाइम फ्रेम में जूम करते हैं कंफर्मेशन जोड़ने और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। यह स्ट्रैटेजी किसी खास मार्केट या टाइम फ्रेम तक सीमित नहीं है। हालांकि
आपका एंट्री टाइम फ्रेम आपके हायर टाइम फ्रेम से 2 गुना नीचे होना चाहिए। यहाँ 3 टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से। मिसाल के तौर पर अगर आपका हायर टाइम फ्रेम 4 आवर चार्ट है तो आप 15 मिनट चार्ट पर उतरेंगे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। पहले स्टेप में ट्रेंड पहचानें और चार्ट पर संभावित सप्लाई और डिमांड जोन्स मार्क करें। साथ ही हायर टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर को चेक करें यह देखने के लिए कि प्राइस के पास अगले अहम लेवल तक पहुंचने से पहले कितनी जगह है ताकि हम बुरी ट्रेड लेने से बच सकें। अगला, इंतजार करें कि प्राइस आपके ट्रेडिंग जोन में वापस रिट्रेस करे। कभी भी प्राइस के साफ तौर पर डिमांड जोन तक पहुंचने से पहले ट्रेड ना लें, क्योंकि मार्केट अक्सर जल्दी एंट्रीज को स्वीप करती है और उन्हें मुख्य चाल के लिए लिक्विडिटी के रूप में इस्तेमाल करती है। जब प्राइस सप्लाई जोन तक पहुंच जाए, हम लोअर टाइम फ्रेम में जूम करते हैं कंफर्मेशन देखने के लिए और फिर शॉर्ट ट्रेड लेते हैं। यहां लोअर टाइम फ्रेम पर हमें साफ अप ट्रेंड दिखाई देता है जो हायर टाइम फ्रेम के करेक्शन लेग को दर्शाता है। हम ये देखना चाहते हैं कि प्राइस सप्लाई जोन को मानना शुरू करे। दूसरे शब्दों में, हमें इस एरिया से रिजेक्शंस देखने चाहिए या कोई भी संकेत कि लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड पलटना शुरू हो रहा है। आप कई तरह के सिग्नल्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एंट्री ट्रिगर के लिए, शॉर्ट ट्रेड के लिए, जैसे कि लॉन्ग विक रिजेक्शन, ट्रेंड लाइन ब्रेक या यहां तक कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन इस केस में हम सप्लाई जोन के अंदर लिक्विडिटी ग्रैब बनना देखना चाहते हैं। बेरिश लिक्विडिटी ग्रैब तब होता है जब प्राइस पिछले हाई के ऊपर टूटती है लेकिन जल्दी से रेंज के अंदर वापस घूम जाती है। यह दिखाता है कि बायर्स नई हाई बनाने में नाकाम रहे और प्राइस तुरंत रेंज में वापस धकेल दी गई। यह मंदी की गति को दर्शाता है। इसके अलावा प्राइस ने स्विंग हाई के ऊपर रुकी हुई लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया है और ऐसी चाल के बाद हम अक्सर नीचे की तरफ ज्यादा जोरदार चाल की उम्मीद करते हैं। इसी तरह बुलिश लिक्विडिटी ग्रैब तब होता है जब प्राइस पिछले लो के नीचे टूटती है लेकिन जल्दी से रेंज के अंदर वापस लौट आती है। यह दर्शाता है कि सेलर्स प्राइस को और नीचे धकेलने में नाकाम रहे और मार्केट तुरंत कम प्राइसेस को रिजेक्ट करती है। यह तेजी की गति का संकेत देता है। इस केस में प्राइस ने स्विंग लो के नीचे की लिक्विडिटी को निकाल लिया है और इस स्वीप के बाद हम आमतौर पर उम्मीद करते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ बड़ी चाल करेगी, खासकर जब यह डिमांड जोन के अंदर हो। बेरिश और बुलिश लिक्विडिटी स्वीप पैटर्न्स तब सबसे ज्यादा असरदार होते हैं जब ये हायर टाइम फ्रेम सप्लाई और डिमांड जोन्स के अंदर बनते हैं। तो हम इस तरीके का इस्तेमाल करके ट्रेड कैसे लें? पहले, सबसे ताज़ा स्विंग की विक की नोक से एक लकीर खींचें। जब प्राइस ऊपर जाए, लिक्विडिटी पकड़े और रेंज के अंदर वापस बंद हो तो ये हमारा एंट्री सिग्नल बन जाता है शॉर्ट जाने के लिए। बस ट्रेड लें और अपना स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर लगाएं और प्राइस के आगे के अगले अहम लेवल को निशाना बनाएं। बढ़िया क्वालिटी के सेटअप्स पर ध्यान दें, अपने रिस्क को ठीक से संभालें और ट्रेड्स को जबरदस्ती लेने से बचें। अगर आप इन सिद्धांतों पर टिके रहते हैं तो सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग आपकी स्ट्रैटेजी का एक ताकतवर और भरोसेमंद हिस्सा बन सकती है।